हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। कर्नाटक में बीजेपी का नाटक। जी हां, कर्नाटक की राजनीति में कुछ यही देखने को मिल रहा है, जहां कर्नाटक के पूर्व सीएम अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। राज्य के नए मुखिया बने सदानंद गौड़ा के सत्ता पर काबिज होने से बौखलाए येदियुरप्पा सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए हर पैंतरा फेंक रहे हैं। येदियुरप्पा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ रखी है, जिस पर केंद्र सरकार दूर से बैठे ही हाथ सेकती हुई नजर आ रही है। अवैध खनन घोटाले में फंसने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले येदियुरप्पा कुछ और चाल चलते सीबीआई ने नहले पर दहला मार दिया। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज येदियुरप्पा की बात करेंगे। सीबीआई येदियुरप्पा के साथ साथ उनके दोनों बेटों और दामाद के घर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने येदी के ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे। सीबीआई ने येदियुरप्पा के बेंगलुरु, बेल्लारी और शिगोमा स्थित आवासों पर छापे मारे। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने येदी के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कर्नाटक की राजनीति में एक और नए नाटक की कड़ी जुड़ गई है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने बुधवार सुबह बेंगलोर स्थित येदियुरप्पा के घर छापेमारी की। जाहिर है येदियुरप्पा और उनके समर्थकों को इसका तगड़ा झटका लगा है। छापे के वक्त येदियुरप्पा बेंगलोर में ही रेस कोर्स स्थित आवास पर मौजूद थे। हैदराबाद और बेंगलोर में सीबीआई अधिकारियों की संयुक्त टीम ने येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र और साथ ही दामाद आरएन सोहन कुमार के घर भी छापेमारी की। इसके साथ ही येदियुरप्पा के घर जिले शिमोगा में भी सीबीआई ने फंदा गेरा। येदियुरप्पा पर आरोप है कि अवैध खनन मामले में कंपनियों को मदद के एवज में उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा संचालित प्रेरणा ट्रस्ट को बड़ी मात्रा में अनुदान दिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ साथ माइंस एंड मिनरल एक्ट 2010 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई की कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब येदियुरप्पा बीजेपी के लिए एक सरदर्द बने हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ को हटाने की मांग को लेकर येदी कई समर्थकों और विधायकों का इस्तीफा लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना चुके हैं। और अब जिस तरह से येदियुरप्पा पर सीबीआई का फंदा कस रहा है, उससे सरकार को बीजेपी पर पलटवार करने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो बीएस येदियुरप्पा के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, शुरुआत से ही मुश्किलें हैं और इन्हीं मुश्किलों के चलते उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी गंवाना पड़ा था। आला कमान ने यह फैसला सुनाया था कि सदानंद गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक झटका दिया, सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया और सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी है, छापेमारी भी शुरू कर दी है। उनके सभी आवासों पर, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर छापेमारी की गई। उनके दामाद, उनके दोनों बेटों के घर भी छापेमारी की गई। यानी कि सीबीआई अब सुराग जुटाने में लग चुकी है। कुछ उसके पास सुराग पहले से ही हैं और कुछ इन नेताओं के घरों से भी मिल सकते हैं, ऐसा सीबीआई का मानना है। और आज सुबह 6:15 बजे से ये छापेमारी शुरू कर दी गई थी, जिसमें सीबीआई को कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगा होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आपको एक बार बता दें कि आरोप दरअसल येदियुरप्पा पर यह है कि खनन का पट्टा देने के बदले एक माइनिंग कंपनी ने येदियुरप्पा के रिश्तेदारों की कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए। यानी खुद येदियुरप्पा के
अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए, बल्कि उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स में, रिश्तेदारों की कंपनियों में ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। और इस बात को लेकर तमाम बवेला भी मचा था, तमाम बवाल मचा, और बवाल के बाद हुआ ये कि येदियुरप्पा को अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। हालांकि देर सवेर वो अपनी ताकत दिखा देते हैं और इस ताकत का अंदाज़ा बीजेपी आलाकमान को करवाना चाहते हैं कि वो जितने सशक्त थे कर्नाटक में, अब भी उतने ही सशक्त हैं। लेकिन आलाकमान के लिए सरदर्द ये है कि वो भ्रष्टाचार जिसके सर पर आरोप लगा हुआ है उसे कैसे पार्टी में प्रमुख पद दे, कैसे राज्य का मुखिया बनाए। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी स्टूडियो में मौजूद हैं। विपिन जी, सवाल यही है कि अब सीबीआई शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है येदियुरप्पा के ऊपर, छापेमारी की गई है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हाथ लगा होगा, और अगर अभी हाथ नहीं लगा है तो निश्चित रूप से सीबीआई आगे छापेमारी करेगी और आगे अपने सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। सवाल यही है, अगर हम राजनीति के लिहाज से देखें तो येदियुरप्पा के लिए मुश्किलें बहुत हैं। देखिए, येदियुरप्पा जब बीजेपी हाईकमान से जब कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके ठीक 2 ही दिन बाद सीबीआई ने उन पर शिकंजा कस दिया है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर येदियुरप्पा के लिए कोई भी डिमांड करना, कोई भी मांग करना, आला कमान को किसी तरह से दबाव में डालना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक सीधी सी बात है कि बीजेपी अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि येदियुरप्पा को, वो गौड़ा को हटा के येदियुरप्पा को जो है मुख्यमंत्री बना दे। येदियुरप्पा की एक और साफ बात मैं कर दूं यहाँ पे कि येदियुरप्पा जरूर आप कहें कि बोकालिंगा समुदाय के वो बहुत बड़े नेता हैं और बीजेपी उनको नाराज नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज मैं बता दूं इस मामले में कि आपको एक समझना पड़ेगा कि बीजेपी की आला कमान में वहां भी एक अपनी तरह की गुटबाजी है। और एक बीजेपी का, एक जो बीजेपी आला कमान का एक धड़ा जो था वो लगातार इनके ऊपर हाथ रखे हुए था। और येदियुरप्पा ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो बीजेपी छोड़ेंगे तो उनके साथ जो दावा कर रहे हैं कि 70-75 विधायक साथ हैं, मुश्किल से जो है 10-20 विधायक से ज़्यादा उनके साथ जाते नहीं। कांग्रेस उनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं थी। तो येदियुरप्पा जिस राजनीतिक मोड़ पर खड़े थे, जिस पता कांग्रेस उनको ले नहीं सकती, बीजेपी वो छोड़ नहीं सकते, तो वो बहुत ज़्यादा दबाव डालने की स्थिति आलाकमान पे नहीं थे। लेकिन हाँ, बीजेपी का एक गुट जो कि येदियुरप्पा को हवा दे रहा था, वो कहीं ना कहीं येदियुरप्पा को इस तरह से उन्होंने इस तरह मजबूती दी कि येदियुरप्पा अपनी लड़ाई लगातार लड़ने की स्थिति में रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका येदियुरप्पा के लिए है, और इससे बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए है कि बीजेपी जो एक भ्रष्टाचार को इस देश में मुद्दा बनाना चाहती है, वो इसको कैसे मुद्दा बना पाएगी, येदियुरप्पा के मुद्दे पर वो किस तरह से अपने को बचाव कर पाएगी। क्योंकि आज भी येदियुरप्पा भले मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता जरूर हैं। बीजेपी के बड़े नेता जरूर हैं, और शायद बीजेपी की ये मजबूरी भी कहीं ना कहीं विपिन जी नजर आती है कि अगर वो येदियुरप्पा को छोड़ेगी तो जितनी सीटें आई हैं कर्नाटक में, बमुश्किल उतनी सीटें फिर ना आ पाए। और ऐसा भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ से दिक्कत बीजेपी के लिए, अगर साथ मिलाकर रखती है तब भी जो वोटिंग अगले विधानसभा चुनावों के दौरान होनी है, उन वोटिंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर दूसरी पार्टियां आगे आ जाएंगी, और अगर छोड़ देती है तो लिंगायत समुदाय हाथ से निकल जाएगा। देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि लिंगायत समुदाय कोई ऐसा समुदाय नहीं है कि जो इस देश की जनता से कुछ अलग थलग हो। भ्रष्टाचार उसके लिए भी मुद्दा है, महंगाई उसके लिए भी मुद्दा होगा, और तमाम जो मुद्दे दूसरे वर्गों के लिए है वो लिंगायत वर्ग के लिए भी है। तो ये कहना कि लिंगायत वोटों के ठेकेदार अकेले वहाँ अपने ये है, तो ये बिल्कुल ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि इस समय हमको येदियुरप्पा जो है अकेले नहीं हो सकते, उसके ठेकेदार कई और नेता हैं, कांग्रेस के अंदर भी कई नेता हैं, और इनसे बड़े नेता पहले लिंगायत के बोमई रहे हैं, जो वो भी जो है बोमई के भी जब संकट के दौर में आए, जनता पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे, बोमई जनता दल के अध्यक्ष भी रहे, और बोमई में जब पार्टी संकट में आई तो बोमई को ऐसा नहीं हुआ कि लिंगायत समुदाय बोमई के साथ एकजुट रहा हो। कई बार ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का आधार क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की इमेज क्या है, तो उनके जो लीडर होते हैं, उनके जो छत्रप होते हैं, उनकी भी इमेज बनती है, वो भी शक्तिशाली होते हैं। तो येदियुरप्पा की जो ताकत थी वो उनकी ताकत इसलिए भी थी कि वो बीजेपी के नेता थे। और बिल्कुल, अब अगर बीजेपी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका जो अस्तित्व है पार्टी में, उस पर जो क्षेत्र में अस्तित्व है उस पर भी खतरा जरूर मंडराएगा। इस वक्त हमारे साथ रविकांत, हमारे संवाददाता, फोनलाइन पर मौजूद हैं। रविकांत, आप कांग्रेस पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है आज की छापेमारी के बाद? रविकांत, सुन रहे हैं आप हमें?
रविकांत, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है रविकांत से, लेकिन हम आपको बता दें, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिर से एक बार बता दें कि आज सुबह साढ़े छः सवा छः के बीच में सीबीआई ने छापेमारी की। तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। येदियुरप्पा के आवासों पर तो छापेमारी की ही गई, साथ ही साथ उनके दोनों बेटों के घर भी छापेमारी की गई, उनके दामाद के घर भी छापेमारी की गई है। तो और इसके बाद अब येदियुरप्पा भी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार भी येदियुरप्पा ने लगा दी है। तो जमानत की अर्जी येदियुरप्पा दाखिल कर चुके हैं। उन्हें यह डर है कि कहीं वो गिरफ्तार न कर लिए जाएं, इसलिए पहले से ही जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर चुके हैं। तो अब तक आला कमान को आंखें दिखाकर गुर्राते थे येदियुरप्पा, लेकिन सीबीआई के छापों के बाद अब भीगी बिल्ली बने हुए नजर आ रहे हैं। विपिन धुलिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विपिन जी, माफ कीजिएगा। विपिन जी, आपके पास दोबारा आ रहे हैं। आप जो बात कह रहे थे कि अगर पार्टी छोड़ते हैं तो बमुश्किल जो विधायक उनके साथ हैं, जो कहते हैं कि वो कहते हैं 70 विधायक हमारे साथ हैं, हम इस्तीफा देंगे तो ये 70 विधायक भी इस्तीफा दे देंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर येदियुरप्पा छोड़कर जाते हैं तो वो विधायक तो उनके साथ रहेंगे ही नहीं, जो उनका जनाधार पार्टी की वजह से है वो जनाधार भी कम हो जाएगा। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि इस जनाधार के साथ भी अगर भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा को रखती है या येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और सीबीआई इस छापेमारी के दौरान उन्हें दोषी पाती है, उनके खिलाफ केस होता है, उन्हें सजा होती है, तब फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुनासिब होगा कि उन्हें पार्टी में रखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकट कर्नाटक में पैदा हो चुका है और उस पार्टी की दिक्कत कर्नाटक में ये है कि वो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है और ऐसी पार्टी के साथ अमूमन एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और जब एक करप्ट एक ऐसा मुख्यमंत्री हो, जो ऐसा मुख्यमंत्री रहा हो जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हो, एक ऐसा नेता हो जो बार बार अपने आला कमान को दबाव में ला रहा हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है। वो एक दीगर बात है कि येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी से अलग जाके अपनी हैसियत बना पाते हैं या नहीं बना पाते जी। मसलन कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में छोड़ के गए थे, उमा भारती मध्य प्रदेश में छोड़ के गई थी और इसी तरह मदन लाल खुराना दिल्ली में छोड़ के गए थे। तो ये नेता कोई अपनी हैसियत अलग से नहीं बना पाए। इनको वापस कई बार बीजेपी में वापस आए, फिर बीजेपी से दोबारा भी छोड़ा कल्याण सिंह ने। तो इस तरह इनके बाहर जाने से, बीजेपी के बाहर जाने से इनकी कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो येदियुरप्पा के साथ ये ज़रूर है कि येदियुरप्पा अलग से कोई वहाँ पर कोई उस तरह के कोई चंद्रबाबू नायडू या उस तरह के नेता कोई बन जाए, कोई रीजनल छत्रप बन जाए, क्षेत्रीय पार्टी बना दें और उसके बहुत बड़े नेता बन जाए, ये उनके अंदर बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कर्नाटक में आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जो है बीजेपी की ये मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, दूसरी तरफ येदियुरप्पा जैसे आदमी होंगे जो भ्रष्टाचार से गिरे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बीजेपी की ये आला कमान को ये जरूर सोच रहे होंगे, बल्कि वो तो चाहते होंगे कि येदियुरप्पा किसी तरह कांग्रेस के साथ सरकार बना ले, ताकि अगले चुनाव में कम से कम येदियुरप्पा का उनको जो उनके ऊपर एक अभिशप्त हो चुके येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार से, उससे वो उनको मुक्ति मिले और एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको नुकसान न हो। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि येदियुरप्पा और कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है येदियुरप्पा को इस तरह से कोई भी संरक्षण देगी। बिल्कुल, कांग्रेस इस तरीके का कोई रिस्क उठाने की आपको नहीं लगता कि बात कर सकती है या कोई काम कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कांग्रेस की तरफ से, एक बात ये भी कही जाती है कि जिसका कब्जा जिस पार्टी का केंद्र में हो वो सीबीआई का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है। कई बार तो दुरुपयोग के भी आरोप केंद्र पर लग चुके हैं। लेकिन अब क्या लगता है आपको, इस सवाल पर, इस मुद्दे पर, येदियुरप्पा के मुद्दे पर सीबीआई का इस्तेमाल क्या कांग्रेस करेगी उस तरीके से कि बिल्कुल उबरने ना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, थोड़ा सा हम बहुत ही ज़्यादा इसमें अगर हम ये ले लें, इस तरह से हम अगर सीबीआई की पूरी भूमिका को इस तरह ले लें कि उसका कोई इस्तेमाल बहुत बिल्कुल रूलिंग पार्टी उसका इस्तेमाल करती है 100% अपने लिए, तो शायद ही ज़्यादा होगा। क्योंकि सीबीआई का इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन वो बड़े सब्टल वे में होता है। वो अगर इतना खुला इस्तेमाल हो रहा होता तो इस देश में जो है भयानक विरोध होता, इस देश में तमाम मूवमेंट खड़े हो जाते।
तो सीबीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इस तरह इस खुलेआम नहीं होता कि कल वो चाहे तो येदियुरप्पा को एकदम बचा दे, क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता को भी बना के रखना पड़ता है, तभी वो सीबीआई का मायने रह जाएंगे। तो ये चीज़ें जो फेवर होते हैं इस तरह कोर्ट के, जो कहते हैं कि सीबीआई का, ये एक सब्टल वे में होते हैं कि ऐसे खुलेआम और खुलकर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल खुलकर ये चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन अब हम रुख करेंगे सीबीआई की उस पक्ष का जहां पर सीबीआई कई जगह तो सफल नजर आती है, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जो सीबीआई अब तक हैंडल नहीं कर पाई, जिनमें अब तक कोई निचोड़ सीबीआई नहीं ला सकी। हम बात कर रहे हैं आरुषि मर्डर मिस्ट्री की। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को आज पूरे 4 साल बीत चुके हैं। इस मामले को सीबीआई ने ऑनर किलिंग करार दिया, जिसमें आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश पर ही हत्या का आरोप लगा। लेकिन अभी भी इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री के पीछे छिपा असली गुनहगार कौन है, इस पर अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और नोएडा आरुषि मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी नुपुर तलवार की जमानत पर सुनवाई 22 मई तक के लिए टल गई है। 14 मई को नुपुर ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी और दलील दी थी कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में 14 साल की लड़की आरुषि तलवार की हत्या हो जाने के बाद हड़कंप मच गया और देखते ही देखते ये मर्डर मिस्ट्री भारत की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई। आज इस मर्डर मिस्ट्री को हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस केस में जांच कर रही सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। और आज भी ये आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री अनसुलझी कहानी बनी हुई है। आखिर इन 4 सालों में अब तक क्या हुआ? 16 मई 2008 नोएडा के डॉक्टर दंपति राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि का शव मिला। पुलिस को घर के नौकर हेमराज पर आरुषि की हत्या का शक हुआ और माना गया कि हत्या कर हेमराज फरार हो गया है। लेकिन 17 मई 2008 नौकर हेमराज का शव घर की छत पर मिला, जिसके बाद यह केस और पेचीदा हो गया। 18 मई 2008 को पुलिस ने कहा कि दोनों हत्याएं बेहद सफाई से की गई हैं। साथ ही पुलिस ने यह माना कि हत्या में परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति का हाथ है, जिसके बाद यूपी पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस भी हत्या की जांच में शामिल हो गई और पुलिस ने आरुषि की हत्या में ऑनर किलिंग होने का शक जाहिर किया। जिसके बाद 23 मई को आरुषि के पिता राजेश तलवार को पुलिस ने दोहरी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और फिर 13 जून को राजेश तलवार की कंपाउंडर कृष्णा को भी इस केस में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 20 जून 2008 को राजेश तलवार का दिल्ली में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया। 25 जून को नुपुर तलवार का एक बार फिर दूसरा लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने इस केस को ब्लाइंड केस घोषित कर दिया। 27 जून को अनीता दुरानी के नौकर राजकुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई 2008 को राजेश तलवार जेल से रिहा हो गए और सीबीआई ने 8 अगस्त 2008 को कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को इस हत्या के लिए आरोपी बताया। लेकिन 12 दिसंबर 2008 कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल जेल से रिहा हो गए और 14 सितंबर 2009 को इस केस में एक नया मोड़ आया, जिसमें आरुषि का मोबाइल बुलंदशहर से मिला। 30 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। 25 जनवरी 2011 को गाजियाबाद की विशेष अदालत के बाहर राजेश तलवार के ऊपर हमला हुआ। 15 मार्च 2012 को गाजियाबाद कोर्ट ने राजेश तलवार को 11 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी, लेकिन 11 अप्रैल 2012 को कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए, जिस पर 11 अप्रैल 2012 को नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की और 30 अप्रैल 2012 को नुपुर तलवार ने सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। 14 मई 2012 को अदालत ने सीबीआई को इस मामले से जुड़े दस्तावेज तलवार दंपति को सौंपने के लिए कहा। इस केस को इतना समय बीत जाने के बाद भी इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा अभी उठना बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इस वक्त धर्मेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है आरुषि मर्डर केस में आज? ये देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से ही सुनवाई लगातार चल रही है। जिस तरह से डॉक्टर राजेश तलवार ने यहाँ पर अपील फाइल की थी कि उनके खिलाफ में जो आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, नुपुर तलवार ने भी यहाँ पर अपील की थी, तो उन याचिकाओं पर यहाँ पर सुनवाई चल रही है। और अभी लगभग 2-3 घंटे से ज्यादा की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और अभी उम्मीद की जा रही है कि लगभग आधे घंटे तक सुनवाई और चलेगी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में सीबीआई ने अपना जवाब फाइल किया है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में जो बातें कही थी कहीं ना कहीं उस बातों से सीबीआई के जवाब मेल नहीं खा रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि सीबीआई ने जो तथ्य और परिस्थितियां अपने क्लोजर रिपोर्ट में फाइल की हैं उसका सबूत देने में सीबीआई नाकामयाब हो रही है। इसके अलावा सीबीआई ये नहीं बता पा रही है कि आरुषि हेमराज की हत्या जो है डॉक्टर दंपत्ति ने क्यों की। जी, यानी कि सीधे हम अगर तकनीक में ना फंसे, ज्यादा लीगल बातों में ना फंसे, सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि सीबीआई वो पुख्ता सबूत नहीं दे पा रही है जो ये साबित कर सके कि आरुषि की हत्या राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने की। जी बिल्कुल, सीबीआई ये जरूर बता रही है कि जो तथ्य परिस्थितियां हैं उनके अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं था उस वक्त। तो उस पक्ष में सीबीआई कई दलीलें दे रही है, तो उसको जरूर समझा जा सकता है कि सीबीआई की उन दलीलों में दम है। लेकिन सीबीआई मुख्य बात जो ये है कि आरुषि हेमराज की हत्या तलवार दंपत्ति ने क्यों की, इसको साबित करने में सीबीआई के पास में कोई जवाब नहीं है। और ये सबसे बड़ी मुख्य वजह है। अगर कोई हत्या आरोपी है, अगर उसका मकसद साफ नहीं होता है तो ऐसे में उसका लाभ, उसे संदेह का लाभ मिल सकता है और उसे बरी किया जा सकता है। तो इसमें जो नुपुर तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार की अपील है, नुपुर तलवार की अपील है कि उन्हें बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि उनके खिलाफ में पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं डॉक्टर राजेश तलवार का कहना है जो ये आरोप लगाए गए हैं शक की बुनियाद पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो इसलिए उन पर चलाए जा रहे आपराधिक मुकदमे को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो जी चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त इलाहाबाद से हमारे संवाददाता तारिक हमारे साथ हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या हुआ आज तारिक? जी, जैसा कि नुपुर तलवार ने जो है एक याचिका दायर की थी 14 तारीख को, और ये एक पुनः विचार याचिका थी जिस पे आज सुनवाई होनी थी। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका जो इन्होंने दाखिल की है उसकी डेट जो है वो हियरिंग जो है 22 मई तक जो है वो बरकरार रहेगी। अगली हियरिंग जो है वो 22 मई को रहेगी। जी, अगली हियरिंग अब 22 मई को की जाएगी। बहुत शुक्रिया तारिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विपिन जी, आपके पास हम वापस आ रहे हैं। आपने एक पक्ष सीबीआई का वो भी देखा है, तमाम केसेस को सुलझाया भी है, बहुत जल्दी सुलझाया है, लेकिन ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है, 4 साल आज इसको हो गए हैं और 4 साल के बाद भी आप धर्मेंद्र को सुन रहे थे, कह रहे थे कि सीबीआई वो पुख्ता चीजें नहीं दे पा रही है जो सीधे सीधे ये साबित कर दे कि इस केस में दोषी कौन है। ये जो 4 साल इस मामले को हुए हैं, तो इसकी सालगिरह के तौर पर अगर हम सोच रहे हैं कि हम इसको देखते हैं, तो बिल्कुल मैं इस तरह नहीं देखता। मैं इसको देखता हूँ कि 4 साल का पीरियड हो गया, 4 साल का वक्त गुजर गया जी, और इस केस को जो है हमारी पुलिस, हमारी सीबीआई इसके तह तक नहीं पहुंच पाई है। और मैं दूसरी बात ये भी कहता हूं कि माना कि अगर तलवार दंपति ने ये हत्या नहीं की है तो उनके ऊपर हमने उनको कितनी बड़ी सजा दे दी है। तो ये दोनों पक्ष में देखता हूं कि ये 4 साल का जो वक्त है ये छोटा वक्त नहीं होता। और हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारी जांच एजेंसीज है, हमारी पुलिस है, पुलिस को पहले जांच दी गई, पुलिस ने उसके बाद सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि जो है उसके पास कोई सबूत नहीं है, परिस्थितिजन्य सबूत के तौर पर कहा जा सकता है कि तलवार दंपति ने ये हत्या की है। आज तक वहाँ पे एक सबूत नहीं ढूंढ पाई पुलिस। उसके बाद सीबीआई किस चीज़ से मर्डर हुआ, किस तरह से मर्डर हुआ, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया, वहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस केस को जो है बहुत ही कमज़ोर बनाता है। अगर आरुषि की हत्या के मामले में हत्यारों को पकड़ने की बात जहाँ तक हो, और लगातार तलवार दंपति के खिलाफ अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया। इसकी शायद सबसे बड़ी वजह है कि जो पुलिस से सीबीआई तक जो केस गया उस प्रोसेस में, उस दरमियान तमाम सबूत मिटा दिए गए हों। सीबीआई का इतना जरूर मानना है कि उस समय, उस वक्त जो है कोई बाहर से अंदर नहीं आया था कमरे के, तो शक जो है तलवार दंपति पर जाता है। लेकिन ये 4 साल मुझे लगता है कि इस देश की पूरी न्यायपालिका के लिए और इस देश की पूरी जो जांच एजेंसी है उनके लिए ये बड़ी एक
एक उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, और हमें इस पर सोचना होगा कि इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। बिल्कुल सोचना होगा कि अपने कानून व्यवस्था को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे ऐसे केस बहुत जल्दी सुलझेंगे। चलिए विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 4 साल यहां पर बीत चुके हैं इस केस को। 4 सालों के बाद क्या सीबीआई आज जिस तरीके की सुनवाई हो रही है उसमें भी अगर वो साक्ष्य नहीं दे पाती जो किसी को दोषी साबित करें, और जिस तरीके से विपिन जी ने हमारे साथ बातचीत करके कहा कि अगर तलवार दंपत्ति दोषी नहीं है तो फिर उन्हें इन 4 सालों में बहुत बड़ी सजा दे दी गई है। कहीं ना कहीं सीबीआई को यह सोचना होगा, कहीं ना कहीं हमें यह सोचना होगा, हमारे नेताओं को, राजनेताओं को यह सोचना होगा कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसे कैसे हम और मजबूत करें और कैसे इन केसेस को सुलझाया जाए। तो सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।